अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स में जहां पहले बहुत से अभाम थे, अब एक और अभाम ये पैदा हुआ कि इमरान खान साहब के साहबजादे एक्टिव होने की खबर अलीमा खानम साहिबा की ज़ुबानी हमें सुनाई दी और उन्होंने कहा कि वो वालिद के लिए तहरीक चलाने के लिए पाकिस्तान आएंगे। लेकिन उसके बाद ये इल्म हुआ कि वो पहले अमेरिका जाएंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। अमेरिका तो वो गए, वहाँ उन्होंने मुलाकातें भी की, उनका आउटकम क्या निकला ये अभी तक सामने नहीं आ सका। लेकिन वहाँ से वो लंदन वापस चले गए। तो तब ये खबर फ्लैश हुई कि उनकी वालिदा ने मुबैना तौर पर उन्हें पाकिस्तान आने और सियासत में हिस्सा लेने से रोक दिया है। तो सिट साहब, इतना ज़्यादा अभाम मौजूद था और ये भी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि उनकी वालिदा और उनकी जानिब से खुद इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन अब उनका एक इंटरव्यू जो रिसेंटली एयर हुआ है उसमें बाकायदा पीएस मॉर्गन की जानिब से पूछा गया है कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि उनकी मजबूरी बन चुकी है क्योंकि उनके वालिद के साथ काफ़ी अरसे से राब्ता नहीं है, यहाँ तक कि फ़ोन पर भी बात नहीं करवाई गई। फिर मीनवाइल ये हुआ, हमने ये खबर आज हमें पता चली जब तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब आए अपनी अहलिया के साथ वहाँ पेश होने, उनसे सवाल जवाब किए। तो सोर्सेज ने ये बताया, जो वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा उनके साहबजादों से बात करवा दी गई है। इसके अलावा भी बहुत से उनके इंटरव्यू या बातचीत के मुंतजात हैं, उनके बारे में मैं आपसे सवाल करूंगी। लेकिन वापस आते हैं कासिम और सुलेमान की एंट्री की जानिब। कासिम और सुलेमान का जो वो इंटरव्यू है उसमें वो अपने वालिद पर गुजरने वाले मसाइब के बारे में बताते हैं। लेकिन मैं आती हूँ इनकी आमद की तरफ। अब तो वो तस्दीक कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे। आपसे मैंने शो में उनकी पाकिस्तान आमद के बारे में भी मुख्तलिफ सवाल किए थे। जहां अभाम नाइकॉप और वीज़े के हवाले से मौजूद है, वो उनके पाकिस्तान आने और यहाँ पर मसरूफियात के हवाले से भी है। मैंने आपसे ये जानना है कि अब वो तो आ रहे हैं, पहले हुकूमत पाकिस्तान के हमने मुतज़ाद बयानात देखे, लेकिन अब क्लैरिटी आ चुकी है कि उन्हें आने से नहीं रोका जाएगा। तो हुकूमत आपके ख्याल में क्या करेगी उनकी आमद पर? आयशा, मुझे नहीं पता कि अगर उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया तो अगले हफ्ते तक वीज़ा मिल जाना चाहिए, तो फिर वो आ जाएंगे। और अगर वीज़े में ताख़ीर होती है, देर होती है, नहीं देते उनको, तो फिर आप समझ ही जाएं कि हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मैं सुन रहा हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो कह रहे हैं जी कि अगर इनके पास नाइकॉप के कार्ड है तो इनको वीज़े की क्या ज़रूरत है। कोई कह रहा है नाइकॉप का कार्ड इनका गुम गया है, कोई कह रहा है कि वो एक्सपायर हो गया है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, वो जैसे गेंद सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह एक मुहावरा है, उस तरह से ये सिचुएशन यूँ चली कि अलीमा खानम साहिबा ने पहले ये बयान दिया कि उन्होंने वहाँ एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, लेकिन वो पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री से अप्रूवल के मुंतज़िर है, जिस पर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि इससे हमारा लेना देना नहीं है। उसके बाद ये पता चला अलीमा खानम से कि उनके पास तो बाकायदा टोकन नंबर भी है दरखास्तों के, कि एक का नाइकॉप एक्सपायर है और दूसरी दरखास्त वीज़े के हसूल के लिए दी गई है। इमरान खान साहब से भी जो आज ज़राए बता रहे हैं बात हुई, तो उन्होंने कहा कि साहबजादों से गुफ्तगू में मुझे पता चला फ़ोन पर कि उनके नाइकॉप एक्सपायर हो गए हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा उनकी पाकिस्तान आमद का? देखिए, मैंने वही तो कह रहा था ना कि ये सारी कंफ्यूजन चल रही है, तो वीज़ा दे दें उनको, खत्म वही बात। नाइकॉप है या नहीं है, वीज़ा उन्होंने मांगा अगर, तो दे दें वीज़ा और आ जाएंगे वो। तो मसला क्या है? और अगर नहीं देंगे वीज़ा तो इसका ये मतलब है नहीं चाहते कि ये आए। और क्या इश्यू है इसमें? कोई कंफ्यूजन तो मेरे ज़हन में तो नहीं है। अब आइए, आके आने देंगे कि नहीं आने देंगे, मैं समझता हूँ कि मैंने 1-2 दफ़ा कुछ जिक्र भी किया कुछ बातों का इस प्रोग्राम के अंदर, मगर वो अनफॉर्चुनेटली कट जाती हैं, इसलिए वो शायद लोगों तक नहीं पहुंचती। मैं फिर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये अमेरिका क्या करने गए थे, और ये अमेरिका क्या करने गए थे? लॉबिंग कहा जा रहा है। लॉबिंग करने गए थे। अच्छा, तो आके उन्होंने क्या बयान दिया है कि अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप कर सकता है। यही कहा ना जी, उन्होंने इस इंटरव्यू में यही कहा है कि ही कैन मेक अ डिफरेंस। तो अब बात यह है कि ये अमेरिका गए थे, इनकी कोशिश ये थी कि ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स के साथ कहीं मुलाकात हो जाए। लॉबिंग करने ये नहीं गए थे, ये रिमाइंड करने गए थे, प्रेशर डालने गए थे ऑन द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कि कुछ करें। मेरा ख्याल है इन्हें कुछ बात का पता चला था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बात की हो, तो ये गए थे वहां उनको रिमाइंड करने के लिए कि जी अब महीना हो गया है, 15-20 दिन हो गए, कुछ करें। मगर उनकी तरफ से इनसे मुलाकात नहीं हुई किसी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ। तो इन्होंने फिर वहाँ, इनके लोग तो हैं जिनके तल्लुकात हैं, तो इन्होंने फिर ये इंटरव्यूज करवाने शुरू कर दिए। और इंटरव्यूज के अंदर आप देखेंगे वो एक ही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। एक ये कि जी उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको फेयर ट्रायल नहीं मिल रही, और दूसरा ये है कि ह्यूमन राइट्स उनको सही तरीके से रखा नहीं गया,
उनको महरूम कर दिया फलानी चीज से, इतने दिन वो एक सेल में ढके रहते हैं, ये वो वारा वारा वारा, ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो ज्यादा जोर डाल रहे हैं। अच्छा, अब और यहाँ भी आके भी जो इन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं वो यही है सारा ड्रामा, कि जी वो उनको सही सहूलतें नहीं मिल रही, ज्यादती की जा रही है उनके साथ, और हम चाह रहे हैं कि उनको जाके मिला जाए जी। तो मेरा ख्याल है कि ये आउट ऑफ द ब्लू ये बात नहीं कर रहे, इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है, इसके पीछे कुछ निशान है जिसको वो दोहरा रहे हैं। और मैं अपने प्रोग्राम्स में इशारे करता रहा हूँ कि कुछ बातें हुई हैं वहाँ वाशिंगटन में कि खान साहब के साथ सलूक जो है वो थोड़ा सा ठीक रखा जाए। ठीक है, इंटरफेयर अमेरिका नहीं करता, अमेरिका पब्लिक स्टेटमेंट्स इमरान के हक में नहीं देता, मगर यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव के ऊपर प्रेशर है फ्रॉम कांग्रेस एंड फ्रॉम अमेरिकन मीडिया कि इमरान के लिए कुछ बोला जाए, कुछ कहा जाए। और फिर जो लोग हैं जिन्होंने बड़ी फंडिंग की थी डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन की, वो भी तो ये रखते हैं एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि उसके ऊपर इतनी पेशकदमी नहीं हुई इन द लास्ट 15-20 डेज, तो ये फिर बच्चों की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया कि एक दफा जाके रिमाइंड किया जाए कि भाई हम इंतजार में बैठे हैं। तो आई थिंक उसके बेसिस के ऊपर अब ये आगे बात बढ़ी है। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि अगर गवर्नमेंट चाहे कि वो आ जाए तो वो आ जाएंगे जी। अगर वो आएंगे और फिर ना मिलने दिया तो मसला बन जाएगा, तो मिलने देगा। अच्छा, अब आज की खबर आप दे रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने खान साहब की बात भी करवा दी अपने बेटों के साथ, और सुना के घंटे की बात हुई है, कोई कहता 90 मिनट की बात हुई, और तुम्हें लंबी चौड़ी बात तो करवा दी है। तो इसका ये मतलब है कि कुछ बात गवर्नमेंट भी किसी जिद पे अड़ी नहीं रहना चाहती, तो उन्होंने भी कोई थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी है, बिकॉज मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से इशारे आए हैं कि यार कुछ थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन करो, तो इसलिए ये की गई। अदरवाइज दिल ये नहीं है कि जी जेन्युइनली कोई रिलीफ देनी है इन एनी पॉलिटिकल सेंस। कोई पॉलिटिकल रिलीफ का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता ये गेम्स चलेंगी और उधर से प्रेशर जो है बच्चों की तरफ से, ह्यूमन राइट्स इश्यूज की तरफ से, मीडिया की तरफ से, ये रहेगा। और मैंने आपसे कहा था कि पीटीआई की कोशिश ये है कि इमरान खान का जो आइटम है उसको टॉप ऑफ द न्यूज रखा जाए, इंटरनेशनल न्यूज में भी उसको अलाइव रखा जाए और डोमेस्टिक न्यूज में भी उसको अलाइव रखा जाए, ताकि आप और मैं हम हर रोज उनकी बात करें, कुछ ना कुछ नई चीज हो जिससे पीटीआई की बात हो, ताकि लोग भूल ना जाएं कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है या इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, ताकि वो गेम से आउट ना हो जाए। क्योंकि वो खुद गेम में जो असली गेम है कि एहतजाज करना और सड़कों पे निकलना, वो तो उनसे हो नहीं रहा है, अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो और कोई तरीका नहीं है, तो एक ही तरीका है, इसको इस मसले को अलाइव रखा जाए, जिंदा रखा जाए, और कांस्टेंट प्रेशर कभी इधर से कभी इधर से, और उसमें सच भी है, झूठ भी है, प्रोपेगेंडा भी है, हकीकत भी है, ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। मैं सुनता हूँ इनके लोगों की बातें, तो मुझे नजर आता है यहाँ ये प्रोपेगेंडा है, यहाँ ये सच है, यहाँ ये जेन्युइन कोशिश की जा रही है, यहाँ एक बात बनाई जा रही है जबरदस्ती, ताकि बहस चले, स्पेकुलेशन हो। तो ये इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ कंसर्टेड स्ट्रेटजी, और अच्छी स्ट्रेटजी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पीटीआई, जिसकी वजह से आप देख लीजिए आप कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन का इम्कान नजर आ रहा है। और ये रिलैक्सेशन आप कह रहे हैं, और इससे पहले निगरान दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब के कुछ आर्टिकल्स इंटरनेशनल जराइद में जैसे ही छपे तो अडयाला जेल में सख्तियां कर दी गई थी, अब बाकायदा अमला भी चेंज हुआ, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी की गई थी कि यहाँ से लीक कैसे किया गया, ये सारा मवाद कैसे आगे गया। और अभी उनके जो साहबजादे हैं वो भी इंटरव्यूज़ में ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया दोनों साहबजादों ने, उसके बाद इमरान खान साहब पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई। लेकिन सेठ साहब, जिस तरह से ये तासुर आ रहा है कि दबाव के बाद हुकूमत ये करने पर मजबूर हुई कि मार्च के बाद से बच्चों से बात नहीं हो पाई थी, फिर वो कह रहे हैं कि उन्हें किताबें भी नहीं दी जा रही थी और उनके पास टेलीविज़न की सहूलत भी नहीं थी, उनका जो ज़ाती मुआलिज है वो भी उनका मुआयना नहीं कर पाया। दबाव में अगर ये सब चीज़ें बहाल कर दी गई हैं तो आगे भी, इससे भी आगे बात जा सकती है या बस यहीं तक? ये जो बहाल कर दी गई है ये फिर कैंसिल हो जाएंगी। दैट्स माय असेसमेंट। ये टेम्पररी चीज होती है, थोड़ा सा ढील दी फिर खींच लिया, फिर शोर पड़ा फिर थोड़ी ढील दी फिर खींच लिया।
जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो चेंज नहीं हुई। ये टैक्टिकल किस्म की चीजें हो रही हैं, कोई स्ट्रेटेजिक रिलीफ नहीं है कहीं भी। और उस दूसरी तरफ से भी उनको भी इस बात का एहसास है कि स्ट्रेटेजिक रिलीफ नहीं मिल रही खान साहब को। इनफैक्ट यहाँ तो डिस्कशन ये हो रही है कि उनको सजा होने वाली है तोशाखाना केस के अलावा भी, और भी जो चीजें हैं, ये जो मे वाला 9 वाला केस है, जो जनरल फैज वाला केस है जी। बात तो उधर बढ़ रही है। ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल एक फसाड है, ये इसकी कोई जान नहीं है इन चीजों में। मगर पीटीआई जाहिर है यही समझती है कि इनको खड़ा करके रखना, ज्यादा शोर शराबा रखना, ताकि अगर बात उधर जा रही है तो उसको भी रोकने की कोशिश की जाए इसके जरिए। तो आई थिंक ये एक टेम्पररी चीज है। आज उन्होंने इजाजत दे दी है, कल फिर टाइट कर देंगे। अगर पहले इनसे टीवी दिखाई जाती थी और इनको सैर सपाटे वहां करने की जरूरत थी कि जी अच्छा आई जाई थोड़ी वर्जिश कर दीजिए, फिर बंद कर दी, फिर अब खोल दी, फिर जाके बंद कर देंगे। जैसे ये बच्चे यहाँ से जाएंगे तो फिर बंद कर देंगे, फिर शोर पड़ जाएगा, फिर पड़ता रहे। तो आई थिंक दैट्स द वे दे आर गोइंग टू ऑपरेट। कोई स्ट्रेटेजिक रिलीफ देने का कोई इम्कान नहीं। हाँ, लेकिन सेठ साहब, इस सिलसिले में जेल हुकाम तो हमेशा से तरदीद करते आए हैं कि इमरान खान साहब को सारी सहूलियात मैसर है। जुलाई में भी बाकायदा उनकी जानिब से वजाहत की गई, उनका मेन्यू डिस्कस किया गया, मीडिया के ऊपर चलाया गया, उनको 7 सेल्स के कॉम्प्लेक्स में रखा गया है, उन्हें वर्जिश की सहूलत मैसर है। इसके अलावा उन्हें बुक्स भी दी जाती हैं, टीवी भी अवेलेबल है। लेकिन जो पीटीआई के डिफरेंट अकाउंट्स हैं, उनसे ये बाकायदा चलाई जाती है बात कि उनको बहुत बुरे हालात में रखा गया। अलीमा खानम साहिबा जब मिल के आती है, यार आयशा, तो यही तो बयानिया है ना, क्या वो बात मान ले गवर्नमेंट की कि नहीं ठीक है सब कुछ, तो फिर आप डिस्कस ही नहीं करेंगी। तो ये तो कोई, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। तो वो तो मीडिया उनका जो है, सेल्स जो हैं, वो तो सारा ही वक्त यही कहेंगे, आप जो मर्जी करते रहे वो यही कहेंगे, किताबें नहीं मिली, वर्जिश नहीं करने दे रहे, ढक के रखा हुआ है 20-20 घंटे, बात नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, वो तो चलेगा। आप जो मर्जी उनके लिए कर दें, इमरान खान के लिए, मगर ये बयानिया चलेगा। और ये एक बड़ा सोचा समझा अप्रोच है, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अप्रोच फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। और ये खत्म नहीं होगी। मगर मैं जो अब आपसे कहने वाला था वो ये था कि मेरी तो तजवीज़ ये है, जो कि गवर्नमेंट नहीं मानेगी, मगर अब मेरी तजवीज़ ये है कि सईदा आयशा नाज को और मजहर अब्बास को इकट्ठा करके और भेज दिया जाए अडियाला जेल, ताकि थोड़ी सी रौनक लग जाए वहाँ, खान साहब को भी सलाम दुआ हो जाए, मजहर साहब अपना एनालिसिस खान साहब को दे दें, आप थोड़ा सा चार्म कर दें उनको, और थोड़ी सी रिलीफ हो जाए, और आप लोग फिर आके हमें बता दें कि वहाँ के हालात क्या है। ठीक है, उसके बाद हम नींद से उठ जाएं। ऐसी कोशिशें माजी में हो चुकी हैं, कुछ टीम्स नहीं, ऑनेस्टली बट इन ऑल सीरियसनेस, गवर्नमेंट आज चाहे तो एक मीडिया डेलीगेशन, न्यूट्रल डेलीगेशन भिजवा सकती है, इन्वेस्टिगेट करके बताएं। अदालतों की तरफ से भी ये हुक्म भी हुआ है और इशारे भी हुए हैं कि यार कर दो, गवर्नमेंट नहीं करती। कुछ कमेटियां भी कोई इरादा नहीं है। हाँ, कोई इरादा नहीं है रिलीफ का किसी किस्म। जी ठीक है। एक और मामला जो बहुत अहम है, अली अमीन गंडापुर साहब को हम शो में डिस्कस करते रहे कि वो है पोस्टर बॉय ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाउ डेज, जब से इमरान खान साहब पाबंदे सलासल है। अब इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर वो सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते या ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते तो इस्तीफा दे दे। अब अगर का लफ्ज वहाँ मौजूद है। अच्छा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह रहे कि आप जाएं, तो ये अगर मगर कब तक चलता रहेगा अली अमीन गंडापुर के हवाले? ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर खान साहब ने ये बात कही है, आई डोंट नो, आप कह रही हैं कि कही है, रिपोर्टर्स कह रहे हैं, तो ठीक है कही है, तो बात ये है कि ये तो फिर डायरेक्ट हिट है ना ऑन द एस्टैब्लिश्ड। बिकॉज इस वक्त जो इश्यू वहां चल रहा है वो तो यही चल रहा है ना कि गंडापुर साहब चाहते हैं वहां कोई ऑपरेशन ना हो, और जैसे पहले मामला चल रहे थे, नेगोशिएशन, बातचीत, ब्राइबरी, करप्शन, वही चलता रहे, और एस्टैब्लिशमेंट अब ऑपरेशन करना चाह रही है और कर भी रही है। तो खान साहब बेसिकली फिर यही है ना कि एस्टैब्लिशमेंट के ऑपरेशन को रोकना चाह रहे हैं कि वहां ऑपरेशन ना हो। ये पुरानी खान साहब की पॉलिसी है कि टीटीपी जो है वहां घोड़ तालिबान बैठ तालिबान। तो अब बात यह है कि ये जो उनका कहना है ना, दिस इज टेलिंग गंडापुर कि तुम कॉम्प्रोमाइज हो, तुम बातें कुछ करते हो और इजाजत कुछ और दे देते हो वहां, तो तुम अगर नहीं एस्टैब्लिशमेंट को रोक सकते फ्रॉम ऑपरेशन दे तो आप फारग हो जाओ। बट उसका मैं जवाब आपको ये देता हूँ कि गंडापुर हो या कोई और भी हो, अगर फेडरल गवर्नमेंट वहां ऑपरेशन करना चाहती है तो यू कांट स्टॉप द फेडरल गवर्नमेंट। और अगर आपने ज्यादा गन डालने की कोशिश की तो दे विल डिसमिस योर गवर्नमेंट, दे विल हैव गवर्नर्स रूल देयर, दे डोंट केयर। दिस इज अ नेशनल इश्यू। इसके ऊपर ये प्रोविंशियल पॉलिटिक्स
नो विल नॉट बी अलाउड। एस्टैब्लिशमेंट कभी भी ये, और गवर्नमेंट भी ये अलाउ नहीं करेगी कि आप अपनी प्रोविंशियल पॉलिटिक्स और पार्टी पॉलिटिकल पॉलिटिक्स जो है वो नेशनल इशू के ऊपर इस तरीके से नजरअंदाज। दिस इज व्हाई आई थिंक खान साहब का ये बयान जो है इट्स अ नेगेटिव बयान, एंड इसको गड्ढापुर की कोई हेल्प भी नहीं होगी और भी कमजोर हो जाएगी पीटीआई इन दैट एरिया। That's what I think. देखिए, बहुत आम पेश 2-3 मुख्तलिफ एंड से हुई और उससे नक्शा क्या बन रहा है 5 अगस्त की तहरीक का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब पाकिस्तान के आलमी मामलात के हवाले से जो अहमियत है उसी के पेश नज़र उसी दौरान हम देख रहे हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट अपना पहला दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं। जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है उसके बाद उनका पहला विज़िट है, 2 रोज़ा विज़िट। लाहौर आए वो, उनका इस्तकबाल नवाज शरीफ साहब ने किया। मरीम नवाज साहिबा भी इस मौके पर मौजूद थी। उसके बाद वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी साहब और इसके अलावा प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी से भी उनकी मुलाकातें मुतवक्के हैं। सेठ साहब, माजी देखते हुए ईरान इसराइल जंग, उसके बाद फील्ड मार्शल का अमरीका का विज़िट और इसके बाद ये विज़िट, क्या मुज़मिरात हो सकते हैं इस दौरे के? खित्ते पर क्या असरात हो सकते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग विजिट। मुझे सबसे पहले तो ये बात जो है खटकी के प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं वहाँ के, और वो मरियम और नवाज शरीफ साहब को मिल रहे हैं। दिस इज़ वेरी क्लियरली, ये एक इंडिकेशन है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक सियासी पैगाम देना चाह रहे हैं अपनी आवाम को भी और मेरा ख्याल है दुनिया को भी, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है और वो साथ खड़ी है ईरान के अगेंस्ट इजराइल और बाय एसोसिएशन अगेंस्ट द अमेरिकन एजेंडा रिगार्डिंग ईरान। तो ये मियाँ साहब का साथ खड़े होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आते हैं गवर्नमेंट को मिलते चले जाते हैं, मगर यहाँ उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स भी बता दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त अवाम के अंदर जो सारी हमदर्दी है, एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल एंड प्रो ईरान। तो मेरा ख्याल है दैट इज व्हाई मियां नवाज शरीफ हैज स्टेप्ड इन। नंबर 2, ईरान के प्रेसिडेंट क्या करने आ रहे हैं? हमारे लोग तो आते जाते हैं, अभी मिलके आए थे इनको, शहबाज साहब भी इनसे मुलाकातें, हाँ इनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें हुई, साथ साथ की। अब ये प्रेसिडेंट साहब आ गए, तो ये क्या करने आए हैं यहाँ? मेरा ख्याल है उनकी ईरान की तरफ से कुछ बातें उन्होंने करनी है पाकिस्तान से। वो क्या होंगी? एक बात तो ये है कि ईरान को इस बात का एहसास हो गया है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप टैक्टिकली वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है अगेंस्ट इंडिया। तो वो पहले तो वो हैरान हुए होंगे कि ये क्यों, इंडिया के साथ तो और मसला है, पाकिस्तान के साथ और है, एकदम पाकिस्तान के टिल्ट क्यों हुई? तो उनको ये शक है कि शायद एक वजह इसकी ये है, सारी वजह नहीं, एक वजह ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस में बैठा है और अमेरिका यहाँ अपना कदम जमाना चाहता है, और उसका इमीडिएट मकसद ये है फौरी तौर पे कि ईरान को मॉनिटर करना, और ईरान की वजह से वो यहाँ पे अपना एक प्रेजेंस रखना चाहता है। मगर फिर साथ साथ अमेरिका एक और प्रेजेंस भी रखना चाहता है, विच इज इन सेंट्रल एशिया, रशिया, सेंट्रल एशियन रीजन्स। अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनको कन्विंस किया जाए कि एब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करें। ठीक है, और ये प्रेशर ईरान को भी पता है कि किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान पे आएगा। तो एक तो ये ईरान पाकिस्तान को ये क्लियर करने आया कि देखिए इस पे किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, आप अमेरिका को यहाँ घुसने देंगे तो ये हमारे लिए बड़ा मसला बन सकता है। यहाँ एक मूवमेंट है ईरानियन बलूचिस्तान के अंदर, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, वो उसको हवा मिलेगी और अमेरिका ऑलरेडी उसको हेल्प कर रहा है। यहाँ पे आके लिस्निंग पोस्ट वगैरह, यहाँ से और भी हेल्प होगी, तो वी आर कंसर्न्ड। आपको याद है कि हमारे ईरान के बॉर्डर के ऊपर एक स्टेज पे मसला बना था कि जिसकी वजह से फिर ईरान ने कुछ बमबारी की थी पाकिस्तानी एरियाज के ऊपर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोग हैं। फिर पाकिस्तान ने काउंटर किया जाके दिखाने के लिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप हमारा बॉर्डर क्रॉस करके इधर नहीं कर सकते। तो वो है तो सही, नहीं इट्स अ थ्रेट, और वो सारी असिस्टेंस अमेरिका दे रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा,
तो एक तो ईरान ये कहने आया कि हमारे लिए ये मसला है, उसका ख्याल रखिएगा, अमेरिका को आप एक्सेस दे रहे हैं, हमारे लिए ये मसला बन सकता है, और ऑलरेडी वो कोशिश कर रहे हैं डिस्टेबलाइज करने की। तो प्लीज वी आर वेरी कंसर्न कि आप प्लीज ये ना करने दें अमेरिका को। दूसरा ये कि ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, आपके भी बड़े तल्लकात हैं, आप मेहरबानी करें, आप अभी वहां से आए गए हैं, आते जाते हैं, और आप SCO में भी बैठते हैं एंड सो ऑन, तो आप मेहरबानी करके वहां भी हमें सपोर्ट करें कि अमेरिका का एजेंडा जो है उसको हमने नाकाम बनाना है। वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट सक्सीड। एंड तीसरा ये कि हमें शायद कुछ मिलिट्री हार्डवेयर की जरूरत पड़े, तो वो भी हम अगर आप दे सकते हैं हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप हमें दे दें। और चौथा ये कि हमारे ऊपर बड़ी सैंक्शंस लगी हुई हैं, बड़ी पाबंदियां लगी हुई हैं, तो आप मेहरबानी करके कोशिश करें कि हमारे लिए कोई रास्ते निकले, कोई तेल का रास्ता निकले या किसी और चीज का रास्ता निकले। आप पता है, हमें एहसास है इस बात का कि अमेरिका आपके ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर डालता है और आपको सैंक्शन भी कर सकता है, मगर ये एक ऐसी स्टेज है कि अमेरिका को शायद आपकी थोड़ी ज्यादा जरूरत है, और इसलिए आप कोशिश करें कि हमारे लिए भी कोई थोड़ी बहुत रिलीफ, अपने हक को बचाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, टू प्रोटेक्ट योर ओन इंटरेस्ट, इसमें शायद हमारा भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। तो वो इस किस्म की बातें करने आए हैं कि हमें खदशा है कि अमेरिका यहाँ फुटप्रिंट में जमाना चाह रहा है, और वो हमारे खिलाफ, आप मेहरबानी करें इसको ना होने दीजिएगा। एंड देन आई थिंक देयर मे बी सम रिक्वेस्ट फॉर सम वेपन्स एंड स्पेशली आर्टिलरी शेल्स एंड स्टफ लाइक दैट। उसकी वजह यह है कि इनकी जो स्टॉक पाइल है वो काफी कम हो गई है, बिकॉज उन्होंने काफी किया है, बहुत कुछ किया है वहाँ। इसलिए आई थिंक इस किस्म की चीजें हैं दैट मे इम्पैक्ट ऑन दिस विजिट। ठीक है, ये है मामला। इसके अलावा CPEC में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन का इरादा जाहिर किया जा रहा है ईरान की तरफ से, वो भी ये सही कह रहे हैं, मगर वो CPEC जो है ना, वो यहाँ से इतना नहीं है, देयर इज नथिंग ईरान कैन डू। ईरान ने तो कहा था कि वो आप ऑयल पाइपलाइन का एक्सटेंड करें ग्वादर से, मगर वो तो हो नहीं सकी। वो जाहिर है वो कहेंगे जी करें करें करें, हमारी तरफ से होगा कि आप तो हमारे थ्रेटन कर रहे हैं, कि अदालतों में हमें घसीट रहे हैं, आपको एहसास नहीं है कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, वो आप वापस करें, आप हमारी भी समझें, हमारे ऊपर भी बढ़ा। तो ये बातें भी होगी, वो जाहिर है वो कहेंगे जी उसको आगे बढ़ाएं, कोई बात नहीं, ये अच्छा मौका है, अमेरिका इस वक्त थोड़ा सी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएं। बिकॉज ईरान के ऊपर अब इतने जबरदस्त किस्म के सैंक्शंस टाइट किए जा रहे हैं। इंडिया को कहा जा रहा है कि आप तेल ना खरीदें एंड सो ऑन। तो इट्स ईरान इज ऑब्वियसली वरीड, उसके पैसे उनके पास ना, हथियार खत्म हो गए हैं, स्पेशली आर्टिलरी शेल्स खत्म हो गई हैं, रॉकेट्स खत्म हो गए हैं। तो ये सारी बातें जो है ना, पूरा एजेंडा होगा टू डिस्कस हाउ ईरान कैन बी प्रोटेक्टेड एंड हेल्प। ठीक है, बड़ा अहम पहलू जो आपने निशानदही की, नवाज शरीफ साहब की जानिब से इस्तकबाल करना ईरानियन प्रेसिडेंट का क्या ज़ाहिर करता है, उस डेलीगेशन का इस्तकबाल करना क्या ज़ाहिर करता है। इसके अलावा ये जो भी बाहमी मामलात है दोनों ममालिक के दरमियान, बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान, वो अपनी जगह हम, लेकिन पाकिस्तान का किरदार की प्लेयर के तौर पर खित्ते में नुमायाँ हो रहा है। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब आपके सवाल शामिल करते हैं मर्दान से फ़हद। सेठी साहब, अगर पाकिस्तान को दोबारा हमने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए तो जो हम आम लोग सोचते हैं वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेकिन क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या कोई और तरीका है जो आपके ख्याल में जिससे हम दोबारा अपनी इकोनॉमी को दुनिया में ऊपर लेके जा सके? और अगर कोई तरीका है तो काइंडली उसके स्टेप ज़रा बता दें, ताकि शायद गवर्नमेंट को आपकी बात पहुंच जाए और वो आम आदमी पे रहम करे और हमारी इंडस्ट्री कड़ी होनी शुरू हो जाए और हमारी आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाए। गवर्नमेंट नहीं सुनती किसी की बात, तो वो समझते हैं उनको सब पता है, तो इसलिए ये तो गलतफहमी में आप मत रहें कि वो मेरी बात सुनेंगे और उसके ऊपर की तवज्जो देंगे। जो बात करने वाली है वो उनको पता है कि कैसे मसले को हल करना है, मगर एक पूरा एजेंडा है जिसकी वजह से इस मुल्क के हालात बेहतर नहीं होते गालिबन गरीबों के लिए। दैट इज द मेन। अगर ग्रोथ भी हो तो अगर गरीबों के लिए कुछ नहीं होता, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता, तो फिर फायदा क्या उस ग्रोथ का? तो अब सवाल ये है कि क्यों इस मुल्क के अंदर इतनी क्राइसिस है इकोनॉमी की। मैं 2-3 दफ़ा इसका हवाला पहले भी दे चुका हूँ। एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम है स्टेफन डरकॉम। वो कंसल्टेंट है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कंसल्टेंट रखा हुआ है। वेरी गुड, अच्छी बात है। उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है
गैम्बलिंग ऑन डेवलपमेंट, गैम्बलिंग करना डेवलपमेंट के साथ। उसके लुबे लबाब उसमें ये है कि सब कुछ हो सकता है, मगर सबसे पहले जो हुक्मरान तबका है उसे कुछ फैसले करने पड़ेंगे। अगर वो फैसले सही करते हैं तो बहुत से मसले जो हैं फिर इनको रास्ते ढूंढ लेंगे ये करने के। वो फैसला क्या है? वो कह रहे हैं कि जो हुक्मरान तबका है उसको फैसला ये करना पड़ेगा कि सबको अपने हिस्से जो हैं वो कम करने पड़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी को अपना हिस्सा कम करना पड़ेगा, रिसोर्सेज का, सरमायादारों को अपना हिस्सा कम करना पड़ेगा, मिडिल क्लास के ताजरों को अपना हिस्सा कम करना पड़ेगा, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स को अपना हिस्सा कम करना पड़ेगा, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, इन्हें अपना हिस्सा कम करना पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ बनता है वो ये खा जाते हैं, सारा कुछ टैक्स लगाते हैं और सब कुछ खा जाते हैं। डेवलपमेंट भी नहीं होती और गरीबों तक भी कुछ नहीं पहुंचता। वो जो पुरानी थ्योरी थी कि अगर केक बढ़ेगा तो थोड़ा सा नीचे गिरेगा और आम आवाम को भी कुछ मिल जाएगा, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसे कहते थे, वो अब नहीं हो रहा। वो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। आपने इतने कर्जे ले लिए हैं सिर्फ ये सारे तबके को खिलाने पिलाने के लिए या खाने पीने के लिए कि अब रहा कुछ नहीं किसी को देने के लिए। और ये जो चाइना के साथ आपके जो ट्रेड और सिक्योरिटी रिलेशनशिप है, उसकी वजह से चाइना के सारे माल जो है वो पाकिस्तान आता है और वो चीप है। मैंने कल के प्रोग्राम में बताया था कि यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हाई है, तो यहाँ इंडस्ट्री जो है वो लग ही नहीं सकती अब, क्योंकि इतनी कंपटीशन, चाइना के साथ कम्पीट ही नहीं कर सकते। आज अगर हुकूमत की पॉलिसी भी हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑलरेडी है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह जो कंपेटिटिव है इस हद तक, वो भी इतनी वैल्यू ऐड नहीं कर रही जितनी करनी चाहिए। तो ये इस किस्म के आपके मसाइल क्यों। मैंने कल के प्रोग्राम में बताया था कि हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो कभी अडल्ट बने ही नहीं, वो बच्चे ही रह गए। पैसे लंबे बन रहे थे प्रोटेक्शन से, सब्सिडी से, तो आते पड़ गई और कोई नई इंडस्ट्री, नए इनोवेशन, नई टर्म्स ऑफ ट्रेड कुछ किया ही नहीं इन्होंने। तो इसलिए आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं शॉकिंग, अभी भी 30 अरब रुपए, मतलब हम कब से सुन रहे हैं जी 20 अरब, 21 अरब, 22 अरब। यार इस तरीके से भी कभी मुल्क चलते हैं। और क्योंकि आप के एक्सपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बड़ी नहीं है, आपने उसको वैल्यू ऐड की नहीं, तो क्योंकि आप मजे ले रहे थे, अरबों रुपए कमा रहे थे जिन लोगों ने टेक्सटाइल मिल्स बनाई हुई थी, ये किया, शुगर मिल्स बनाई हुई। तो बात यह है कि ये सारा जो तबका है ना, एक खा पी गया पाकिस्तान में। अच्छा, अब जाके और इसलिए कुछ रहा ही नहीं है गरीबों के लिए। तो कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, कौन सी आप कहते हैं इंडस्ट्री लगेगी? आपके अपने लोग इंडस्ट्री जो है उठा उठा के ले जा रहे हैं दुबई, तो बाहर से कौन कौन लगाएगा यह इंडस्ट्री? ये आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना हाई है कंपेयर टू, अभी तो 10-11 पे आ गया, पहले 20% था। कौन लेगा, कर्जे लेके लगाएगा इंडस्ट्री? आपकी बिजली के कॉस्ट, गैस के कॉस्ट, सब चीजें आपकी महंगी है यहाँ, ट्वाइस, नियरली 100% मोर एक्सपेंसिव देन द रीजन। तो इट्स नॉट पॉसिबल। और फिर आप कर्जे लेके चला रहे हैं। और ये जो खाते पीते लोग हैं, ये इनके साथ कुछ, उनकी बेल्ट टाइटनिंग कोई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ उनके लिए। आपने लाख रुपया जो बंदा कमा रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। आप मुझे बताएं, एक तरफ आपने सेल्स टैक्स लगा दिया है, जो चीज वो खरीदने जाता है उसके ऊपर भी टैक्स है, जो तनख्वाह मिलती है उसके ऊपर भी टैक्स है। मतलब है ये कोई तरीका है? वो इसीलिए ना, क्योंकि जो खा पी रहे हैं, जिन्होंने अरबों रुपए बनाए हुए हैं, अरबों खरबों रुपए, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। ना इनहेरिटेंस टैक्स है, ना वेल्थ टैक्स है, ना कुछ है। तो आप मुझे बताएं, यही तो फैसले करते हैं सारे मिलजुल के। हाँ। पेंशन, तो मतलब है मैं क्या आपको बताऊं। तो आप समझे ये कि ये कोई ये फिलॉसफी नहीं देनी कि जी इस तरीके से करें तो ये ठीक हो जाएगा। बेसिकली गल है कि जेबा अपनी कटो और गरीबों वास्ते और मुल्क वास्ते कुछ करन दो हुकूमत को। तो प्रॉब्लम को करने वाले अगर खुद प्रॉब्लम हो तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे, इसका लुबाब ये कहा जा सकता है। और अब एक और सवाल है सऊदी अरब से हैरत खान साहब। सर, अक्सर आप शो में ये बोलते होते हैं कि वेस्टर्न इंटरेस्ट, इसका मुझे समझ नहीं आई, ये थोड़ा मुझे समझा दे। ये वेस्टर्न इंटरेस्ट का मतलब क्या है? बेसिकली आप अक्सर यूज करते हैं, तो इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दें वेस्टर्न इंटरेस्ट। और दूसरा, अगर आप प्रोग्राम हफ्ते में कम से कम 5 दिन कर दें तो बहुत अच्छा है जी। हम पूरा वीक आपके प्रोग्राम का मैं इंतजार पेशती करता हूँ और 15 साल से 20 साल से आपको बताइए सुन रहा हूँ, बहुत ऑथेंटिक होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं। थैंक यू। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया है
अभी इससे पहले जो मैंने कहा है कि ये लोग हैं, ये वो पॉलिसीज इख्तियार नहीं करते जिसके साथ इनकी जेब तब थोड़ी हल्की होगी और आवाम के लिए कुछ होगा। तो इनको वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट वो होता है कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि मेरा प्रोग्राम चलता रहे, मेरे पैसे चार आते रहे मुझे। अगर कोई रास्ते में रुकावट आती है तो मैं उस रुकावट, हाँ वो जायज हो, मैं उसकी ऑपोजिशन करूँ, क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट है, मेरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट वेस्टेड है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे अपने इंटरेस्ट को पहले प्रोटेक्ट करना है और फिर मैंने सोचना है किसी और का इंटरेस्ट, किसी और तबके का इंटरेस्ट, किसी और ग्रुप का इंटरेस्ट, या किसी और बिजनेस का इंटरेस्ट, या किसी और, या इवन नेशनल इंटरेस्ट। तो मैं पहले अपना वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा, अगर वो प्रोटेक्ट हो जाए तो मैं दूसरे की बात करूँ। तो अब बात यह है कि वेस्टेड इंटरेस्ट इसको कहते हैं। शुगर इंडस्ट्री जो है, जो वो सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो कोई पॉलिसी गवर्नमेंट को नहीं करने देंगे जिसके साथ उनकी जेब हल्की होती है। इसी तरीके के साथ और भी इंडस्ट्रीज हैं या और भी ग्रुप्स हैं, मैं क्या कहाँ आपको लेके जाऊं, जहां वो लोग जुडिशरी अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेती है, ब्यूरोक्रेट्स अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो गरीब बेचारे के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब बात यह है कि दीज आर ऑल वेस्टेड इंटरेस्ट। कोई पॉलिसी जो है, कोई अपने खिलाफ पॉलिसी बनाने नहीं देता। आज आप सेल्स टैक्स लगाते हैं किसी चीज के ऊपर, किसी आइटम के ऊपर, तो वो सारी इंडस्ट्री वाले पहुंच जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के पास कि जी हम तो मारे जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, ये तो ना करें, ये तो ना करें, ये तो ना करें। उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उस पॉलिसी को अपोज कर, इसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक। और 5 दिन शो के बारे में आपके वेस्टेड इंटरेस्ट क्या कहते हैं? देखो यार, बात यह है कि तीन दिन ही बड़ी मुश्किल से होते हैं, और वो भी आप लोग वहाँ जो बैठे हुए हैं वो कैंचियां लेके बैठे हुए हैं, तो फायदा क्या हुआ? अगर और बातें करेंगे तो फिर कैंचियां शुरू हो जाएंगी। तो 3 ही काफी है मेरा ख्याल है। करने को तो हम हर रोज बैठ के गपशप मार सकते हैं, मगर फिर शायद सारा कुछ ही ना, कहते हैं ना, सारा कुछ ही ना बंद हो जाए। ज़्यादा कसरत से अगर दवाई दी तो ये ना हो कि मर्ज बिगड़ जाए। आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा इरफान राव साहब हैं मुल्तान से, आसिफ शेख साहब हैं आयरलैंड से, तासीरुल्लाह लोअर दीर से, ज़बीउल्लाह दुबई से, अब्दुल्ला मैनचेस्टर से, रेहान गुल कनाडा से वंस अगेन, महराज आलम गिलगित से, अरसलान अमीर अमेरिका से, अहमद जर्मनी से, अहमद यार कनाडा से, दिलमुराद पन्नू आकिल से। आप सबके सवालों का बहुत शुक्रिया। आने वाले प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।